अंश के वहाँ से जाते ही दरवाज़ा खोलकर एक लड़की अंदर आती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है, साहित्य सर, आपको मिस्टर ओबरॉय ने अपने कैबिन में बुलाया है। साहित्य अपना सिर उठाकर उस लड़की को देखता है और हाँ में सिर हिला देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद साहित्य अपने हाथ में पकड़ रखे पेन को घुमाने लग जाता है और कुछ देर कुछ सोचने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं साहित्य अपने डैड यानी कि मिस्टर ओबरॉय से मिले बिना ही कार लेकर कहीं चला जाता है और अपने कैबिन में बैठे मिस्टर ओबरॉय उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनके पास उनका असिस्टेंट जिगर आता है और कहता है, सर, साहित्य सर जहाँ से जा चुके हैं। उसकी बात सुन मिस्टर ओबरॉय को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मैंने उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया था और वो लड़का मेरी बात सुने बिना ही जहाँ से चला गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। और फिर वो खुद भी घर जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि साहित्य पक्का घर पर ही गया होगा। साहित्य अभी घर पहुंचा ही था और सीढ़ियों के रास्ते से अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से आ रहे मिस्टर ओबरॉय उसे आवाज़ देते हैं, साहित्य। साहित्य पीछे मुड़कर देखता है और वापस नीचे आ जाता है और बिना एक भी शब्द कहे मिस्टर ओबरॉय की ओर देखने लग जाता है। मिस्टर ओबरॉय ने इतनी तेज़ आवाज़ में साहित्य कहा था कि घर के बाकी के सदस्य भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय दांत पीसते हुए गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया था और तुम ऐसे जहाँ चले आए, मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? वहीं साहित्य के दादाजी खुद से बात करते हुए कहते हैं, इनमें फिर से कोई झगड़ा ना हो बस। साहित्य एक गहरी सांस लेता है और वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी मिस्टर ओबरॉय की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। साहित्य बिना मुड़े कोई जवाब देता है, पहली बात, मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता और दूसरी बात, मैं किसी को जवाब दूँ ही क्यों। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ओबरॉय गुस्से से उसे घूरते रह जाते हैं और वो उसे फिर कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी एक औरत पीछे से उनके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उनके कंधे को सहलाते हुए कहती है, आप जाने दीजिए उसे, आपको तो पता ही है वो अगर किसी से बात करता है तो ऐसे ही करता है। आप गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर ओबरॉय उस औरत की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, ये लड़का दिन ब दिन बदतमीज़ होता जा रहा है। इसे ये नहीं पता क्या कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। इसे मुझसे ऐसे बात करता देख अंश क्या सीखेगा। वो औरत एक पानी का गिलास लेती है और उनकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, आप शांत रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। मिस्टर ओबरॉय उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम हो माया तो मैं हूँ। माया भी उनके देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं अपने कमरे में साहित्य गुस्से से अपनी टाई लूज़ करता है और उसे उतार कर बेड पर फेंक देता है और सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है और शावर चालू कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और दीवार पर लगे मिरर में ज़ोर से अपना हाथ मारता है और वो शीशा टूटकर उसके हाथ में चुभ जाता है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। साहित्य गुस्से में कहता है, आखिर क्यों ये आदमी बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है, मैं बस उससे नफ़रत करता हूँ। ये सोचते हुए वो कुछ पुरानी यादों में खो जाता है और ये तब की बात थी जब साहित्य सिर्फ 8 साल का था। उसकी माँ के मरने के बाद वो बहुत ही मायूस और सबसे दूर रहने लगा था। उसके लिए अब उसके डैड ही उसकी पूरी दुनिया थे। पर जब उसकी माँ की मौत के 2 दिन बाद वो अपने पापा से मिलने उनके ऑफिस में जाता है और वहाँ देखता है कि उनकी सेक्रेटरी माया मिस्टर ओबरॉय की गोद में बैठी थी और वो दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। माया मिस्टर ओबरॉय की उम्र से आधी उम्र की थी और साहित्य उसे देखता ही है कि माया मिस्टर ओबरॉय से मुस्कुराकर कहती है, आपकी बीवी को मरे अभी 2 ही दिन हुए हैं और आप यहाँ पर ऐसे मेरे साथ, आपको उनकी मौत का ज़रा भी दुख नहीं हो रहा क्या? इस पर मिस्टर ओबरॉय उसे हंसकर जवाब देते हैं, मुझे किस बात का दुख होगा,
अच्छा ही हुआ कि मर गई, वरना मुझे उसे मारने के लिए कुछ सोचना पड़ता। और वैसे भी मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि अब हम दोनों के रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा। इस पर माया उन्हें देखते हुए कहती है, क्या कोई कांटा नहीं होगा? वो है ना आपका बेटा, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, साहित्य। और अब तो एक और बेटा भी है आपका। मिस्टर ओबरॉय उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहते हैं, मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है, चाहे जिए चाहे मरे। ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा छोटा साहित्य सुन रहा था, और उसकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। तब वो बहुत छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था, और वो चुपचाप वहाँ से आ गया था। और तब से उसके दिल में अपने डैड के लिए नफरत थी, और उसने खुद को भी खुद में इतना सीमित कर लिया था कि उसने किसी से बात करना तक छोड़ दिया था। ये सब सोचते हुए साहित्य अपनी यादों से बाहर निकलता है और अपने हाथ से बह रहे खून को देखता है, और फिर अपने हाथ को पानी के नीचे कर देता है, और उसके हाथ से खून की बूंदें नीचे गिरकर पानी के साथ मिलने लगती हैं। काफ़ी देर बाद जब वो वापस कमरे में आता है और फिर से अपना लैपटॉप खोले बैठ जाता है, उसी समय उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। तभी अंश भागते हुए उसके कमरे में आता है और सीधा जाकर उसके बेड पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है। अंश के अचानक आ जाने से साहित्य चौंक जाता है, और उसे एक नज़र देखने के बाद वो अपना सिर हिला देता है और अपने काम में लग जाता है। अंश को अपनी सुबह वाली बात याद थी, तो वो साहित्य से प्यार से कहता है, भाई। साहित्य तिरछी नज़रों से उसे देखता है और फिर कहता है, क्या है? अंश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको सब याद होगा। साहित्य को पता था कि अंश किस बारे में बात कर रहा है, तो वो अपने हाथ उठाकर सामने टेबल की ओर इशारा करता है और कहता है, वहाँ पर रखा है, जाकर ले लो। अंश बेड पर से नहीं उठता, उसकी नज़रें तो कहीं और ही थी। और जब साहित्य को महसूस होता है कि अंश अपना तोहफा लेने नहीं बल्कि उसकी ओर देख रहा है, तो वो उसे देखने लग जाता है। तभी अंश नाराज़ होते हुए कहता है, आपने एक और मिरर तोड़ दिया। साहित्य अपने हाथ को देखता है और फिर अपनी नज़रें घुमा लेता है। अंश अपना सिर हिलाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उससे साहित्य के हाथ को साफ करते हुए उस पर पट्टी बांधने लगता है। तभी साहित्य उसे आवाज़ देता है, अब कहाँ जा रहे हो? नहीं चाहिए अपना गिफ्ट? अंश जाते हुए रुक जाता है और उसे पलट कर देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। साहित्य की आंखें पहली बार थोड़ा सा मुस्कुरा देती हैं, पर वो शांत आवाज़ में कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कोई मुझसे क्यों नाराज़ है? अंश अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है, मैं नहीं बताने वाला। अंश की बातें सुनते ही साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और उसके पास जाकर उसका मुंह अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आगे से कभी कोई मिरर नहीं टूटेगा। अंश उसे घूरते हुए कहता है, और हाथ का क्या? हाँ बाबा, वो भी ठीक रहेगा, चलो अब तो अपना गिफ्ट ले लो। साहित्य प्यार से कहता है और उसकी बातें सुन अंश मुस्कुरा देता है और टेबल की ओर जाता है जहाँ पर 2 बॉक्स पड़े थे। अंश उनमें से एक को उठाता है, क्योंकि उसे पता था जो चीज़ एक में है वो ही दूसरे में होगी, क्योंकि साहित्य जो भी चीज़ लेकर आता था वो एक खुद के लिए लाता था और दूसरी अंश के लिए। अंश खुशी से उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें बहुत ही सुंदर सी वॉच थी, जिसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मोती सा लगा हुआ था और जिसके बीच से निकलती सुइयां घूम रही थी, और वो वॉच काले रंग की थी, पर उसके बॉर्डर के आसपास सुनहरी रंग था। अंश की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और साहित्य प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, पसंद आई? अंश उसके गले से लिपट जाता है और कहता है, बहुत पसंद आई। साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और अगले ही पल जैसा था वैसा ही बन जाता है और बिना भाव के कहता है, अच्छा अब जाओ और जाकर सो जाओ। अंश हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से जाने को होता है और फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ता है और भागते हुए साहित्य के बेड पर कूद जाता है। साहित्य उसे देखते रह जाता है कि अभी ये क्या हुआ। अंश जल्दी से कहता है, मैं आज यहीं सो रहा हूँ और कहीं नहीं जाने वाला। ये कहकर वो साहित्य की बात सुने बिना ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और साहित्य अपना सिर हिला देता है और जाकर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और बाहर आसमान में चमक रहे चांद की ओर देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर बैठ जाती है
आज उसे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास दादी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज उसे सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। वो ऊपर आसमान की ओर देखती है और खुद में ही कहती है, माँ पापा। दादी कहती है कि आप दोनों स्टार बन गए हो और ऊपर से हर रोज़ मुझे देखते हो। क्या आप आज भी मुझे देख रहे हो? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है और पता नहीं क्यों रोना भी बहुत आ रहा है। आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? पता है सब लोग मुझे मनहूस बोलते हैं। कहते हैं अगर मेरा साया किसी पर पड़ जाएगा तो उसकी किस्मत भी मेरे जैसी हो जाएगी। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि ढंग से कोई मुझसे बात तक नहीं करता? इतना कहकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है और सिसक उठती है और उसके आंसू किसी मोती की तरह उसकी गाल पर से लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं।